नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल GS विद अशोक चौड़ा में। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, खूब मस्त होंगे, शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन बच्चों आप सबकी तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी को बच्चों और बढ़िया करने के लिए, शानदार करने के लिए प्रत्येक दिन अपनी एक सीरीज चल रही है प्रभात बैच के नाम से। SSC GD को कंप्लीट बच्चों ये समर्पित है और इसके अंदर मैं प्रत्येक दिन आपके सामने बेहतरीन बच्चों क्वेश्चन लेके आता हूँ और एक एक क्वेश्चन का अपन क्या करते हैं बच्चों, पोस्टमार्टम करते हैं। यानी क्वेश्चन तो अपने सामने एक रहता है, उस एक को अपने एक टॉपिक के अंदर क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी जो है जीके और जीएस वाली बेहतरीन सीरीज के अंदर। बच्चों खूब सारा आपका स्नेह मिल रहा है, खूब सारा आपका प्रेम मिल रहा है बच्चों। इसी प्रकार से स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। क्लास अच्छी लगती है बच्चों, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो हमें बेहद अच्छा लगता है। एक बार फिर से आप सभी इस क्लास के साथ जुड़िए। बिना वक्त जाए अपन जो है बच्चों इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया भाई। जीडी वाले बच्चों के लिए बच्चों अंतिम प्रहार। इसलिए कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये जीडी के लिए क्या? नहीं भैया, ये जीडी के नाम की सीरीज है, लेकिन ये जो आगे CHSL, CPU, CGL, इसके अलावा NTPC और ग्रुप डी के लिए बेहद जो है बच्चों शानदार क्लास रहने वाली है प्रभात बैच वाली। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास के साथ। बेहतरीन आप जुड़िए, कॉपी और पेन बच्चों आप लेके बैठिएगा, इसलिए कि खूब सारी जानकारियां आज के क्लास के अंदर मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को अपन पढ़ते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे बताइए भैया, आप कब लौटे थे? तो बिल्कुल आप बता दोगे, कहोगे सर हमें बिल्कुल मालूम है। मालूम होना चाहिए इसलिए कि आप सब क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। महात्मा गांधी जनवरी 1915 को बच्चों कहाँ से लौटते हैं? दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता, अपना क्वेश्चन यहाँ से बच्चों शुरू होता है। देखिए सबसे पहले तो सीधे सीधे अपने से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब होता है। महात्मा बच्चों गांधी का जन्म कब होता है? तो महात्मा गांधी का जन्म होता है बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर या 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ? गुजरात के अंदर हुआ। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? तो 2 अक्टूबर को तो मनाया जाता है बच्चों विश्व अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अपने को ध्यान होना चाहिए, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? टाइप टू टाइप अपन चलते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया राष्ट्रपिता बताइए? तो राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। SSC बस इतना सा ही क्वेश्चन पूछ लेती है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या कहा गया था? इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी को महात्मा किसके द्वारा कहा गया? देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा किसे कहा गया? गांधी को महात्मा कहा गया। इसके अलावा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, या महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? अक्सर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। गुरु कौन थे भाई? तो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु कौन हो गए? गुरु हो गए इनके गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के क्या हो जाते हैं? ये राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात। महात्मा गांधी जो है कि मृत्यु कब होती है? तो महात्मा गांधी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को बच्चों महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। इसीलिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक साल 30 जनवरी को तो शहीद दिवस मनाया जाता है। क्लियर बात? शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा महात्मा गांधी को 5 बार महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक बार भी इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया भी। एक बार भी इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है नहीं दिया गया था। क्लियर बात हुई। देखिए सामान्य सी जानकारी, महात्मा गांधी
का जन्म 2 अक्टूबर 1869, इसके अलावा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महात्मा गांधी को महात्मा किसके द्वारा कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अपने को पता होना चाहिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्लियर बात यहां तक? बिल्कुल क्लियर। अपना क्वेश्चन वहां से नहीं शुरू हुआ था, अपना क्वेश्चन बच्चों अब शुरू होता है। अब देखिए फटाफट जो है सीधे सीधे अपने फैक्ट की ओर चलते हैं, जो एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे बहुत बारीकी से और शानदार तरीके से पूछे जाते हैं। कुछ अपने नया सा पेन लेते हैं भाई। ये दिखाई दे रहा है क्या बढ़िया से? ये बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन सा पेन लेते हैं अपन? ये लेते हैं। चलो देखो, महात्मा गांधी 1893 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और महात्मा गांधी लौटकर कब आते हैं? 1915 में। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1893 से लेके 1915 तक बापू या राष्ट्रपिता कहाँ पर थे? ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे। दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे, यानी ये कहाँ पर थे? साउथ अफ्रीका के अंदर। क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर। महात्मा गांधी भारत में आते हैं 9 जनवरी को। महात्मा गांधी भारत में आते हैं 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है भाई? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। मैं इसे लिखता हूँ प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए PBD लिखा तो कौन सा हो गया? प्रवासी भारतीय दिवस हो गया। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कहां पर था? प्रथम आंदोलन कहां पर था या प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का कहां पर था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपना दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति या रंग भेद जो के खिलाफ आंदोलन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के खिलाफ। फिर से सुनिए, दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद जो था बच्चों, उसके खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहां पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। बहुत बढ़िया। नेटाल कांग्रेस की स्थापना, नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई? तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना भी कहाँ पर की गई है? तो ये भी की गई है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहाँ की गई? साउथ अफ्रीका। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भी, शानदार। साथ साथ फटाफट आपको नोट करते हुए चलना है, फटाफट अपने टाइप टू टाइप चल रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन अपने सामने जितनी बेहद जानकारियाँ हो सकती है आपके साथ में जानकारियाँ क्या कर रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों साझा कर रहे हैं। बढ़े अपन आगे। बिल्कुल। नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर होती है भाई? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। बहुत अच्छी बात है। भारत के अंदर महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कह सकते हैं या पहला आंदोलन कब होता है? तो ये पहला सत्याग्रह होता है महात्मा गांधी का भारत के अंदर चंपारण 1917। बहुत बढ़िया भाई। कौन सा हो गया? चंपारण हो गया। इसको तो मैं आपके सामने जो है इस डिब्बे के अंदर कवर करते हैं। कौन सा हो गया? चंपारण हो गया। इसलिए कि एग्जाम में पूछा जाता है चंपारण हुआ। इसी चंपारण के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से कि चंपारण सत्याग्रह के अंदर किसके कहने पर महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था राजकुमार शुक्ल के कहने पर। स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी ने या फिर बापू ने किस आंदोलन के अंदर भाग लिया था? चंपारण के अंदर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है? तिनकठिया प्रथा जो है किससे संबंधित होगी? तो ये लीजिए, ये भी किससे संबंधित हो जाती है? चंपारण से संबंधित हो जाती है। इसके अलावा इसी जो ये सफल होने के बाद में, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद में महात्मा की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? तो ये दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उपाधि दी गई थी बापू को। कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी, देखिए आपके सामने, महात्मा की। कौन से सफल आंदोलन के बाद अपने से पूछा जाता है, एसएससी पूछती है कि किस सफल आंदोलन के बाद ये उपाधि दी गई थी? तो अपना आंसर कौन सा होना चाहिए? चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद ये बापू को क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा महात्मा गांधी की पुस्तकें, महात्मा गांधी की पुस्तकें देखिए, हिंद स्वराज। बहुत बढ़िया से आप लिखोगे हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। एक नंबर पे कौन सी आ जाती है? हिंद स्वराज आ जाती है। महात्मा गांधी की पुस्तक आ जाती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा पूछी जाती है। महात्मा गांधी की बच्चों आत्मकथा पूछी जाती है कि आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा,
आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी आत्मकथा हो गई? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा होगी। बहुत बढ़िया। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? देखिए, महात्मा गांधी की पुस्तकें पूछा जाता है अपने से कि महात्मा गांधी की पुस्तकें कौन सी होगी? हिंद स्वराज। इसके अलावा पुस्तक कौन सी हो जाती है? इंडियन होम रूल भी एक पुस्तक है इनकी, इंडियन होम रूल भी लिखोगे यहाँ पर, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, इनकी ये पुस्तक हो जाती है होम रूल। इसके अलावा जो है आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके अलावा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी की साप्ताहिक, महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका कौन कौन सी थी? तो कौन कौन सी पत्रिका थी? देखिए, एक पत्रिका थी हरिजन पत्रिका, एक पत्रिका का नाम क्या हो गया? एक पत्रिका का तो नाम हो गया हरिजन पत्रिका। यहाँ लिख रहे हैं अपन हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। हरिजन पत्रिका होगी। इसके अलावा कौन सी हो जाती है? इसके अलावा हो गई यंग इंडिया, इसके अलावा हो गई यंग इंडिया। इसके अलावा और कौन सी? इंडियन एक्सप्रेस, छाप दीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस कितनी बार ये पूछी गई है? इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा नवजीवन, इसके अलावा कौन सी हो गई? नवजीवन। ये भी किसकी जो है साप्ताहिक पत्रिका होगी? महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका होगी। इंडियन एक्सप्रेस जो है ये कहां पर प्रकाशित की गई थी? अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस प्रकाशित की गई थी बच्चों दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहां पर हो गई? दक्षिण अफ्रीका के अंदर प्रकाशित की गई थी, दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। कौन सी? जो है इंडियन ओपिनियन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा करो या मरो का नारा, इसके अलावा बच्चों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर दिया था। इसके अलावा पूना पैक्ट पूछा जा सकता है, पूना पैक्ट पूछा जा सकता है भाई, पूना पैक्ट। पहली बात तो पूना पैक्ट 1932 के अंदर, और ये जो पूना पैक्ट है, ये पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? एक तो महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, और दूसरा किसके मध्य हुआ था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मध्य, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूना पैक्ट। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था भाई, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर 1931 के अंदर कहाँ पर भाग लिया था? लंदन के अंदर भाग लिया था। बहुत अच्छी बात होगी। अगर कहीं जगह बची है तो अपने को क्या लिखना है कि चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर की क्या दी गई थी? संज्ञा दी गई थी। तो बहुत बढ़िया। देखिए, एक ही क्वेश्चन था अपने पास में और एक ही क्वेश्चन से अपने कितने सारे क्वेश्चन बनाए। एक बार फिर से, महात्मा गांधी का कार्यकाल 1893 से लेकर 1915 तक कौन? महात्मा गांधी कहां पर होते हैं? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। 1915 के अंदर भारत के अंदर आते हैं बच्चों। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस हो गया? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हो गया। रेड कलर का लेते हैं, कौन सा लें भाई? 1 मिनट देखो, चलो देखो, प्रवासी 9 जनवरी को कौन सा दिवस हो गया? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रथम आंदोलन दक्षिण अफ्रीका के अंदर था इनका। नेटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। भारत के अंदर पहला सत्याग्रह चंपारण था, इसी के अंदर राजकुमार शुक्ल के कहने पर इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा तिनकठिया प्रथा जो है इन्हीं से संबंधित है। इसके अलावा पुस्तकें कौन सी होगी? हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल हो गई। आत्मकथा कौन सी होगी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ होगी। साप्ताहिक पत्रिका हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। इसके अलावा सरोजिनी नायडू को किसके द्वारा भारत की कोकिला कहा गया था? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसे? सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? आपको पता है, भारत के कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कैसे कि सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला किसके द्वारा कहा गया था? तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? कोकिला जो है भारत की कोकिला बापू के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्लियर हुई बच्चों बात? बिल्कुल। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने एक ही बार की थी 1924 के अंदर, और वो अधिवेशन कौन सा था? ये अधिवेशन था बच्चों बेलगाम के अंदर।
बेलगाम के अंदर अधिवेशन था। क्लियर हुई। मेरे हिसाब से एग्जाम की दृष्टिकोण से जितने फैक्ट बन सकते थे अच्छे अच्छे, उन सारे फैक्ट को अपन क्या किए बच्चों, कवर किए। बहुत शानदार तरीके से अपन इसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो बहुत शानदार कवर किया अपन ने और बहुत शानदार तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलें अपन आगे, बिल्कुल चलते हैं भाई, शाबाश, वेरी गुड। ये लीजिए, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से थे। पी.सी. महोलनबिस थे, बिल्कुल नहीं थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, बिल्कुल नहीं थे। आर.के. षणमुख चेट्टी थे, बिल्कुल नहीं थे। बचे कौन, बचे हैं अपने पास में दादा भाई नौरोजी। कौन बचे हैं, दादा भाई नौरोजी। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा जाता है वयोवृद्ध किन्हें कहा जाता है, वयोवृद्ध किन्हें कहा जाता है। तो वयोवृद्ध कहा जाता है, छाप दीजिए आप, दादा भाई नौरोजी को। किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अक्सर एसएससी एग्जाम में पूछती है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन बनता है। तो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी किस व्यक्ति को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बहुत अच्छी बात होगी। स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व बच्चों, स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। भी बहुत अच्छा इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, देखिए स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला व्यक्ति कौन था। तो गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला व्यक्ति भी कौन था, रेखा पर चर्चा करने वाला व्यक्ति भी कौन था। तो ये भी व्यक्ति कौन थे, इनका नाम भी कौन था, दादा भाई नौरोजी, जिसे वयोवृद्ध के नाम से कहा जाता है। भारत के अंदर पहली बार, भारत में बच्चों पहली बार जो है आंकलन करने वाले किसका, प्रति व्यक्ति, भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने वाले व्यक्ति कौन भी थे। तो आय का आंकलन करने वाले प्रति व्यक्ति भी कौन थे, तो प्रति व्यक्ति भी हो गए थे दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यानी भारत से बाहर धन जो जाता है उसका सिद्धांत पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो ये भी दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छी बात, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का निर्धारण जो था ये भी किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो देखिए कुछ सिंपल सिंपल अपने से क्वेश्चन पूछे जाएं, किस प्रकार से अपने को जवाब देने। देखिए एक बार बोर्ड की तरफ, वयोवृद्ध अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन, दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पूर्व प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने वाले व्यक्ति कौन थे, हो गए दादा भाई नौरोजी। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो गए, दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति 20 रुपये आय का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, यह भी किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया बात होगी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा देखिए दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्षता करते हैं, कितनी बार अध्यक्षता करते हैं। तो ये अध्यक्षता करते हैं 3 बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कितनी बार अध्यक्षता करते हैं, 3 बार अध्यक्षता करते हैं। सबसे पहली बार अध्यक्षता करते हैं 1896 का अधिवेशन, दूसरी बार अध्यक्षता करते हैं 1893 का अधिवेशन और तीसरी बार अध्यक्षता करते हैं 1906 का अधिवेशन। तो तीनों ही बार के अंदर कौन थे, तीनों ही बार के अंदर बच्चों ये थे। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी थी, द पॉवर्टी एंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द पॉवर्टी एंड, द पॉवर्टी एंड, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रूल ऑफ इंडिया,
रूल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक भी पूछा जाता है किसकी थी, द पॉवर्टी ऑन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यानी गरीबी के धन के सिद्धांत जो था, या भारत के अंदर सबसे पहले गरीब जो थे बच्चों, उनके ऊपर जो है उनका निर्धारण करने वाले व्यक्ति भी कौन हो जाते हैं, दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। तो द पॉवर्टी ऑन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक हो जाती है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक हो जाती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद के अंदर जो है बच्चों सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, सांसद बनने वाले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सांसद बनने वाले, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद बनने वाले पहले एशियाई कौन थे या पहले भारतीय कौन थे। अपने से पहले एशियाई पूछे तब भी इनका नाम आएगा, पहले अगर भारतीय पूछे तब भी किनका नाम आएगा, तब भी नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा, दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित थे, ये क्वेश्चन थे दादा भाई नौरोजी से संबंधित। बहुत अच्छी बात होगी। एक है पीसी महोलनबीस, एक अपने पास में ऑप्शन है पीसी महोलनबीस, पीसी महोलनबीस है। कौन थे ये, आपको पता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, तो पीसी महोलनबीस मॉडल के ऊपर आधारित थी। इसके अलावा अपने पास एक ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक ऑप्शन कौन हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गया। तो भारत के संविधान का पिता, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इसके अलावा संविधान का मनु या सॉरी भारत का मनु, माफ करना, भारत का मनु किस व्यक्ति को कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। छाप दीजिए, भारत का मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। क्लियर हो गए, बिल्कुल। एक और देखिए ऑप्शन अपने सामने कौन सा बचा है, आर के षणमुख चेटी। ये भारत के प्रथम क्या थे, वित्त मंत्री थे भी, भारत के प्रथम क्या थे, वित्त मंत्री थे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर के षणमुख चेटी के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन था अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्वेश्चन का आंसर सही क्या बन जाता है, दादा भाई नौरोजी बन जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1896 में ये अध्यक्ष थे, 1893 में ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1906 के अंदर भी क्या थे, ये अध्यक्ष थे। सबसे अच्छी जो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक हो गई, दादा भाई नौरोजी की होगी। ब्रिटिश सांसद के अंदर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर सांसद बनने वाले पहले एशियाई कौन थे या पहले भारतीय कौन थे, तो ये भी कौन हो गए थे, दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्या अक्सर जो है एग्जाम्स के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना से संबंधित है, लोकसभा की संरचना संबंधित। सबसे पहले अपन देखिए आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है, भारत की एक संसद होगी, बहुत अच्छी बात हो गया। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 80 क्या कहता है, संसद के अंदर सदन हो गए तो कौन सा सदन हो गया, राज्यसभा का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 80 के अंदर मिलता है। आर्टिकल नंबर 81 किसका उल्लेख मिल गया अपने को, ये उल्लेख मिल गया अपने को लोकसभा का मिल जाता है। और आर्टिकल नंबर 85 के द्वारा राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 4 के 4 आर्टिकल थे, चारों के चारों आर्टिकल पे मैंने आपके सामने विशेष बात लिखी। देखिए चर्चा की जा रही है किस चीज की, लोकसभा की। सबसे पहले भारत की एक संसद होगी, किस आर्टिकल के अंदर, संसद का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 79 में। अक्सर अपने से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बन गया, संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में 79 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन है अपने पास, संसद में सदनों की संख्या कितनी होगी,
संसद में सदनों की संख्या कितनी हो गई? 2 सदन हो जाते हैं। इसके अलावा पूछा जाए संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंग कितने हो गए? संसद के अंग हो गए अपने सामने 3 हो गए। बहुत अच्छी बात। देखिए इन्हीं में से एक सदन अपना कौन सा हो जाता है? लोकसभा हो जाता है। लोकसभा, पहली बात तो लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर किस में मिला अपने को? आर्टिकल नंबर 81 में मिला। क्यों 81 के अंदर मिला? इसलिए मिला कि एक तो कौन सा हो गया 79 के द्वारा तो पार्लियामेंट हो गई, और आर्टिकल नंबर 80 के द्वारा राज्यसभा हो गई, और आर्टिकल नंबर 81 के द्वारा क्या होगी? लोकसभा होगी। इसी लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। देखिए कुछ नाम है इनके, इसे प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी बात, प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। इसे जो है और किस सदन के नाम से जाना जाता है? इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छी बात होगी। इसे जो है लोगों का सदन भी कहा जाता है। इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे चर्चित सदन भी कहा जाता है। चर्चित सदन भी अपने से पूछा जा सकता है, कहा जाता है। इसके अलावा इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। युवाओं का सदन, देखिए कितने सारे नाम हो गए। इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। बहुत अच्छी बात। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं। सबसे पहले लोकसभा को किस नाम से प्रथम सदन कहा जाता है? उच्च सदन इसे कहा जाता है, लोगों का सदन इसे कहा जाता है, चर्चित सदन इसे कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा का गठन अपन पढ़ें कि लोकसभा का गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। बहुत अच्छी बात है। लोकसभा का गठन तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ, लेकिन लोकसभा का प्रथम सत्र सेशन कब होता है? तो सेशन होता है 13 मई 1952 को। देखिए दोनों बातें अलग अलग होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अपने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। किस प्रकार से गठन का पूछा जाए, गठन कब होता है, तब अपना आंसर होगा 17 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को, लेकिन पहला सेशन कब होता है? तो पहला सेशन होता है 13 अप्रैल 1952 को। क्लियर बात होगी? बिल्कुल क्लियर बात होगी। बहुत अच्छी बात। अब देखिए लोकसभा का कई बार कार्यकाल पूछ लिया जाता है, तो कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का होता है, इनके मेंबर्स का होता है, और वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यहाँ तक बात क्लियर? बहुत अच्छी बात क्लियर हुई। इसके अलावा लोकसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति के द्वारा, अब देखिए थोड़ी सी लोकसभा की अपन संरचना पढ़ते हैं। लोकसभा में अपने से पूछा जाए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? लोकसभा में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 550 हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या अब कितनी है? वर्तमान के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तब अपना आंसर कितना होना चाहिए? 545 होना चाहिए। लेकिन इस 545 को भी अब अपन सही नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? सबसे पहले देखिए 545, ये जो 545 थे, इन 545 में से 543 का क्या होता है? निर्वाचन होता है। निर्वाचन का मतलब जनता के द्वारा चुने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर पे 02 लिख रहा हूं मैं, ये किए जाते हैं मनोनीत। किसके द्वारा? ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर बात होगी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन हुआ, और 104वां संविधान संशोधन 2020 लिखिए आप। 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर क्या लगा दिए? रोक लगा दी। इसका मतलब अब जो आंग्ल भारतीय है, इन आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति नहीं चुनेगा। क्लियर बात होगी? नहीं चुनेगा। तो वर्तमान के अंदर लोकसभा कौन सी चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। अब आप पूछोगे क्या सर इसमें चुनेंगे आंग्ल भारतीय? बिल्कुल नहीं चुनेंगे। इसके अलावा जो 17वीं लोकसभा थी, इस 17वीं लोकसभा के अंदर भी नहीं चुने गए थे। 17वीं लोकसभा 2019 के अंदर थी, इसमें नहीं चुनेंगे, और 18वीं लोकसभा 2024 के अंदर थी, इसके अंदर भी नहीं चुने गए थे। बहुत अच्छी बात। अब अपने से यह पूछा जा सकता है अगर चुने जाते थे तो किस आर्टिकल के द्वारा इन्हें चुना जाता था? इन्हें चुना जाता था आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा। बहुत अच्छी बात। आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा मैं लिख रहा हूं लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, और वर्तमान के अंदर एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर होगी। इसके अलावा बच्चों लोकसभा जो है, इस लोकसभा के अंदर आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण, बहुत अच्छा। लोकसभा के अंदर आरक्षण किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर 33
जीरो के द्वारा। आर्टिकल नंबर 330 के द्वारा लोकसभा के अंदर एससी और एसटी को क्या मिलता है? आरक्षण। बहुत अच्छा पॉइंट है। लोकसभा में आरक्षण किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर 330 के द्वारा। 330 के द्वारा किसे आरक्षण मिलेगा? एससी को आरक्षण मिलेगा, इसके अलावा एसटी को आरक्षण मिलेगा। क्लियर बात होगी। सबसे पहली बात तो लोकसभा में किस आर्टिकल के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है एससी और एसटी के लिए? अपना आंसर कौन सा होना चाहिए? आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 330 के द्वारा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, 330 के द्वारा होना चाहिए। तो टोटल सीटें कितनी हो गई? 543 हो गई। बहुत अच्छी बात, 543 सीटें होगी। इन 543 सीटों के अंदर एससी और एसटी को किस आर्टिकल के द्वारा आरक्षण दे दिया? आरक्षण दे दिया यहाँ पर बच्चों आर्टिकल नंबर 330 के द्वारा। एससी की कितने आरक्षण दे दिया? एससी को आरक्षण है 84 सीटें होगी। इसके अलावा एसटी को कितनी मिलेगी? एसटी को मिलेगी 47 सीटें। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। तो अपने से पूछा जा सकता है लोकसभा के अंदर एससी और एसटी को आरक्षण जो है वो किस आर्टिकल के द्वारा? 330 के द्वारा। तो कितना आरक्षण है इन्हें? एससी के कितने कैंडिडेट होंगे? 84 कैंडिडेट होंगे। और एसटी के कितने कैंडिडेट होंगे? एसटी के 47 कैंडिडेट होंगे। अब ये जो आरक्षण है कब तक बढ़ाया गया? इस आरक्षण को 104वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना, 2020 के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया भाई। 2030 तक बढ़ा दिया। स्टार लगाकर लिखने वाली बात है ये, स्टार लगाकर लिखने वाली बात है। कौन सी? 2030 तक। लोकसभा के अंदर एससी व एसटी को आरक्षण 2030 तक किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा दिया? तो ये बढ़ा दिया किसके द्वारा? जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर बात होगी। अब कई बार एसएससी किस तरह के एग्जाम पूछती है? लोकसभा के अंदर सर्वाधिक सीटें, लोकसभा के अंदर सर्वाधिक सीटें जो है किस राज्य से हो जाती है? तो सर्वाधिक सीटें हो जाती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हो जाती है? तो छाप दीजिए साथ साथ, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हो जाती है। कितनी सीटें होगी? 80 सीटें होगी। 2 नंबर पर कहां से सीटें हो जाती है? 2 नंबर पर हो जाती है महाराष्ट्र से सीटें। और महाराष्ट्र से कितनी हो जाती है? 48 हो जाती है। 3 नंबर पे कहां से हो जाती है? पश्चिम बंगाल की सीटें हो जाती है। और पश्चिम बंगाल के अंदर ये सीटें कितनी हो जाती है? 42 हो जाती है। बहुत अच्छी बात। बिहार की कितनी सीटें हैं? पूछा जाता है बिहार की कितनी सीटें होगी? तो बिहार के अंदर ये सीटें होगी 40। अपने राजस्थान के अंदर ये सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान के अंदर ये सीटें हो गई 25। कितनी सीटें होगी? 25 सीटें होगी, जिसके अंदर जो है 18 सीटें तो क्या होगी? जनरल के लिए होगी। इसके अलावा एससी व एसटी के लिए कितनी सीटें होगी? 4 सीटें यहाँ पर व्यवस्था की गई है एससी के लिए, और 3 सीटें यहाँ पर किसके लिए व्यवस्था की गई है? एसटी के लिए व्यवस्था की गई है। क्लियर बात? मेरी बात आपको बिल्कुल समझ आई होगी, है या नहीं? बिल्कुल। लोकसभा के अंदर सर्वाधिक सीटें कहां से होगी अपने से पूछा जाए तो ये होगी, देखिए, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हो जाती है, महाराष्ट्र से 48 हो जाती है, पश्चिम बंगाल से 42 हो जाती है। इसके अलावा बिहार से कितनी होगी? 40 होगी। राजस्थान से 25 सीटें हो जाती है। 25 के अंदर से 4 किसके होंगे? एससी के होंगे, और 3 किसके होंगे? एसटी के होंगे। बाकी कितने बच गए? 18 बच गए। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, लोकसभा को समय से पूर्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिए, लोकसभा को समय से पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को समय से पूर्व राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर 85 के द्वारा। और क्वेश्चन पूछा गया था किसकी सिफारिश पर करेगा? तो ये करेगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए, इससे पहले भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, वर्तमान के अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, इस प्रकार के अपन ने क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। ये जो एसटी व एसटी वाली बातें थी, इनके बारे में चर्चा अपन ने नहीं की थी। तो बहुत बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप और हम क्या बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, आप और हम क्या करते हैं बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो, अगली बातें मैं आपको बताऊं उससे पहले देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कौन सा पूछा था? सबसे पहले तो मेरे जहन में डालता हूं, वो क्वेश्चन था भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व जो है बच्चों कितनी संख्या है? तो सबसे पहले निशा बिश्नोई के द्वारा जवाब दिया गया था, 18 है। उसके बाद साहिल जी गोदारा के द्वारा जवाब दिया गया, 18 है। प्रियंका
वर्मा और प्रियंका गोदारा दोनों ने इसका जवाब दिया 18। इसके अलावा अरिपा बिश्नोई ने कहा 18 है, सबसे बड़ा भी बताया सबसे छोटा भी बताया। मंजू चौधरी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सीताराम शर्मा के द्वारा सही जवाब दिया गया। शंकर के द्वारा सही जवाब दिया गया। इसके अलावा रविंद्र के द्वारा भी सही जवाब दिया गया। सबसे बड़ा कौन सा बताया इन्होंने? कच्छ गुजरात। और सबसे छोटा असम का कौन सा बता दिया? डिब्रू। तो सबसे पहले सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं सही जवाब देने के लिए। इसके अलावा गोदारा म्यूजिक सूरतगढ़, इस भाई ने भी कितने लिखे? 18 लिखे। बिल्कुल मेरे छोटे भाई, आपका जवाब बिल्कुल क्या है? सही है। अरिपा बिश्नोई, आपका भी बिल्कुल जवाब क्या है? सही है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा क्लास में? नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। इसलिए बच्चों जितनी जानकारियां हो सकती है उसे भी खोद के अपन क्या करते हैं? जानकारियां निकालते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको और हमें जवाब देना है, साथ साथ जवाब देते जाइए। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए आप जवाब देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 के अंदर विभाजन की घोषणा किसकी की गई थी? सबसे पहले देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में छोटी छोटी बातें जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, निश्चित तौर पे एसएससी में पूछी जा सकती है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, सबसे पहले तो लॉर्ड कर्जन भारत के अंदर क्या थे? वायसराय थे। भारत में क्या थे? ये वायसराय थे। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। कैसे वायसराय थे भाई? दूसरी बात ये देखिए लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। कब से कब तक वायसराय थे? 1899 से लेके 1905 तक का अगर किसी का भारत के अंदर कार्यकाल रहता है वायसराय के तौर पे, तो ये किसका रहता है? लॉर्ड कर्जन का रहता है। लॉर्ड कर्जन का रहता है। तो देखिए सबसे पहले बंगाल विभाजन, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है ये किसके द्वारा किया गया? अपना सही आंसर कौन सा आएगा? लॉर्ड कर्जन आएगा। देखिए एसएससी किस प्रकार क्वेश्चन पूछती है, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये उस समय तत्कालीन भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल नहीं थे, आप इन्हें वायसराय कह सकते हैं। गवर्नर जनरल का पद तो समाप्त हो गया था। बिल्कुल कौन हो गए? लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक हो गए थे। बहुत अच्छी बात। बंगाल विभाजन जो है ये होता है 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल का विभाजन किया जाता है 20 जुलाई 1905। कई जगह 19 जुलाई भी आपको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है 20 जुलाई। इस 20 जुलाई इसके 7 अगस्त को क्या किया जाता है? स्वदेशी आंदोलन किया जाता है। इसके खिलाफ जो है 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन किया जाता है। किसके खिलाफ? ये जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ। इसके अलावा देखिए अक्टूबर, इसके अलावा बच्चों 16 अक्टूबर, क्यों लिखा मैंने? तो क्यों से अक्टूबर पूरा लिखते हैं भी, आप कहोगे सर पूरा लिखो। 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। और इसी दिन ब्लैक डे मनाया गया था। इसी दिन जो है पूर्ण बहिष्कार किया गया था भाई। बंगाल के अंदर पूर्ण, बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत में बहिष्कार किया गया था। और इस दिन को कौन सा दिवस मनाया गया था? काला दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया था? पूर्ण रूप से इन्हें क्या कर दिया था? प्रभावी कर दिया गया था। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था इस पर? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कर्जन ने सिर्फ बंगाल का विभाजन नहीं किया, हमारे शरीर के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए, या हमें हमारी आत्मा से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये बात भी किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा कभी भी आपसे पूछा जाए भारत के अंदर एक्चुअल के अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होती है? तो भारत के अंदर एक्चुअल के अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की शुरुआत 1905 से होती है। और 1905 से किस घटना के बाद होती है? 1905 से बंगाल विभाजन के बाद होती है। किसके बाद में बच्चों? बंगाल विभाजन के बाद होती है। इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्या कर सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए माफ करना, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियां किन के बारे में? ये जो होगी लॉर्ड कर्जन के बारे में। इसके अलावा देखिए अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा? अकाल आयोग की स्थापना, अकाल आयोग की स्थापना
भारत में अकाल आयोग की स्थापना, पूछा जा सकता है भाई, अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फ्रेजर आयोग की स्थापना, भारत में फ्रेजर आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? फ्रेजर आयोग की स्थापना, ये भी तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। इसके अलावा भारत के अंदर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, ये भी किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किसके कार्यकाल के अंदर? दिल्ली दरबार का आयोजन, ये भी तो किसके दरबार के अंदर हो गया? लॉर्ड कर्जन के दरबार के अंदर। इसके अलावा रेल आयोग की स्थापना, इसके अलावा भारत में रेल आयोग की स्थापना, रेल आयोग की स्थापना, ये भी किसके कार्यकाल में होती है? तो ये भी देखिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होती है। सबसे पहले मैंने लिखा अकाल आयोग की स्थापना सन 1900 ईस्वी के अंदर होती है। इसके अलावा फ्रेजर आयोग की स्थापना 1902 के अंदर होती है। इसके अलावा देखिए द्वितीय दिल्ली दरबार कब होता है? 1903 के अंदर होता है। रेल आयोग की स्थापना कब होती है? 1901 के अंदर होती है। इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी भाई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। क्लियर हो गया? तो देखिए ये भी कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के, फ्रेजर आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन, रेल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन। इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है वो भी किसके द्वारा? वो भी जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके अलावा जो है बंगाल विभाजन कई बार पूछा जाता है, निरस्त कब किया गया था? बंगाल विभाजन निरस्त कब किया गया था? तो बच्चों बंगाल विभाजन जो है ये निरस्त किया गया था 1911 के अंदर। 1911 के अंदर किया गया था। क्यों? 1911 के अंदर तृतीय दिल्ली दरबार सजाया गया था, तृतीय दिल्ली दरबार सजाया गया था। और ये जो तृतीय दिल्ली दरबार सजाया गया था इसके अंदर महारानी मेरी हिंदुस्तान के अंदर आई थी। इसके द्वारा महारानी मेरी हिंदुस्तान के अंदर आई और महारानी मेरी ने हिंदुस्तान के अंदर क्या की थी? घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में रहते हुए हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा सबसे बड़ी भूल होगी कि हमने बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। अब हम इस भूल को सुधारना चाहते हैं। एक्चुअल में वो भारतीयों की सिंपैथी लेने के लिए कह रही थी, सहानुभूति लेने के लिए कह रही थी कि हम क्या करते हैं, इस भूल को सुधारते हैं और बंगाल विभाजन हम लोग क्या करते हैं? निरस्त करते हैं। और इसके अलावा भारत का शासन चलाना कलकत्ता से मुश्किल हो गया तो हम भारत की राजधानी भी हम क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। और भारत की राजधानी अब हम लोग कहां से करेंगे? कलकत्ता से दिल्ली की ओर स्थानांतरित करेंगे, कलकत्ता से दिल्ली की ओर स्थानांतरित करेंगे। कलकत्ता से कहां पर? दिल्ली की ओर हम लोग क्या करेंगे? स्थानांतरित करेंगे। एसएससी जीडी वाले बात ध्यान से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पल्ले बांध लेना इस बात को कि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 1911 के अंदर किया गया। महारानी मेरी हिंदुस्तान के अंदर आती है और जब महारानी मेरी हिंदुस्तान के अंदर आती है तो वो घोषणा करती है भारत के अंदर। दो प्रमुख घोषणाएं थी। एक तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता से राजधानी हम लोग कहां स्थानांतरित करने जा रहे हैं? दिल्ली स्थानांतरित करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए कि यहां से प्रशासन चलाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन हमारी भूल थी। कोई भूल नहीं थी उनकी, भाई भूल थी, हम इसे सुधारना चाहते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? निरस्त करते हैं। तो बंगाल विभाजन 1911 के अंदर क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है। एसएससी सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगी, अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फ्रेजर आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा। विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन के द्वारा। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 लॉर्ड कर्जन। रेल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन निरस्त किया गया था बच्चों 1911 के अंदर। ये इससे संबंधित नहीं थी, उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। भाई पूछा जाए उस समय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय।
जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, बंगाल विभाजन निरस्त किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग कौन थे? सेकंड थे या फिर कौन थे? द्वितीय थे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। शानदार जानदार तरीके से एसएससी जीडी वालों खूब मेहनत करोगे, इसलिए बच्चों की अपने को सीधी सीधी क्या चाहिए भाई? पोस्ट चाहिए। वो भी कौन सी चाहिए? आप कहोगे सर सीएसएफ चाहिए। चलो देखो भाई, खूब मेहनत करो आप। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका भी अपन क्या करते हैं? शानदार तरीके से इसका भी अपन पोस्टमार्टम करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया था? एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है भाई, एक्ट से संबंधित पूछा है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा एक्ट या कौन सा अधिनियम लागू किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1909। कौन सा था भाई? सही जवाब दीजिए कौन सा था? क्लियर हो गया? सही जवाब होगा इसका कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 होगा। देखो कुछ बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आने वाला पहला लिखित कानून। बच्चों, भारत में आने वाला पहला लिखित कानून पूछा जाता है। पहला लिखित कानून एसएससी बहुत बार पूछती है, पहला लिखित कानून कौन सा था, कब आया था? तो ये आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ऊपर लिख रहा हूं मैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। और क्या था इस एक्ट के तहत? और व्यवस्था ये थी, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बनाया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। गवर्नर जनरल बनाया, बहुत अच्छी बात है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं। कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग बने। क्लियर बात होगी? हेस्टिंग्स बने। बहुत अच्छी बात भाई, यहाँ तक चीज़ें ठीक थी। इसके अलावा जो है कंपनी को नियमित किया गया और नियंत्रित किया गया। कंपनी को नियमित किया गया और इसके साथ क्या किया गया? नियंत्रित किया गया। किस एक्ट के द्वारा? इसी एक्ट के द्वारा। और बताइए आप क्या किया गया था? इसी के तहत 1774 के अंदर भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? कलकत्ता के अंदर। तो ये 4 लाइनें आपको याद रखनी है। किस एक्ट से तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से तहत। बिल्कुल डब्बे के अंदर मैं इन चारों बातों को क्या कर रहा हूँ? बंद कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। फिर मैं आपके सामने एक और एक्ट लिखता हूं, वो था 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था पिट्स इंडिया एक्ट? सबसे पहली बात, इसे यंगर द पिट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री यंगर द पिट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जिस समय ये भारत के अंदर लाया गया था उस समय ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड विलियम पिट। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो संचालक बोर्ड था पहले। एक तो कौन सा बोर्ड था? संचालक बोर्ड था पहले। और संचालक बोर्ड के ऊपर एक बोर्ड बना दिया, उसका नाम क्या था? नियंत्रक बोर्ड या नियंत्रण बोर्ड। क्लियर हो गया? तो ये कार्य कब किया गया था? 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा भी आप कहोगे सर एक और अच्छी बात बता दीजिए। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत, ये लीजिए, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत। भारत में द्वैध शासन यानी दोहरे शासन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। किस एक्ट के द्वारा शुरुआत हो जाती है? 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हो जाती है। बहुत अच्छी बात। तो इसको भी मैं आपके सामने एक डिब्बे के अंदर क्या कर रहा हूँ? कवर कर रहा हूँ। 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपको कितनी बातें याद रखनी है? आपको तो भैया 4 बातें याद रखनी है। कितनी बात याद रखनी है? 4 बातें याद रखनी है। अब देखिए, उसके बाद फिर अपन एक और अधिनियम पढ़ते हैं, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर एक्ट है। क्या क्या व्यवस्था थी इस चार्टर एक्ट के तहत? सबसे पहली बात, बंगाल के गवर्नर को, सबसे पहली बात बंगाल के गवर्नर को
गवर्नर को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया भाई। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बना दिया, इसी एक्ट के द्वारा बना दिया। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या व्यवस्था थी, भारत के अंदर एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी, भारत में एक लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी और लॉर्ड मैकाले को क्या बनाया गया था, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। यहीं पर भारत के पहले कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं। कौन, इस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के पहले क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। क्लियर बात होगी, बिल्कुल। इन चारों को भी मैं एक ही डिब्बे के अंदर क्या कर रहा हूं बच्चों, बंद कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया, एक एक्ट आता है 1858 का अधिनियम। इससे भी कई बार नहीं, निश्चित तौर पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 4 नहीं बल्कि आपके सामने मैं पॉइंट टू पॉइंट कितनी बात लिख रहा हूँ, 6 बात लिख रहा हूँ। पहली बात यहाँ पर मैं कौन सी लिख रहा हूँ, भारत के अंदर EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी, समाप्ति। उन्होंने कहा भाई साहब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति होगी। बहुत अच्छी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति होगी। 2 नंबर पे क्या कार्य किया गया था, भारत के अंदर ताज का राज, भारत में ताज का राज पूछा जाता है कब शुरू किया गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा सबसे तकलीफ दे रहा था कौन भारत में, गवर्नर जनरल। तो इन्होंने गवर्नर जनरल का पद भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल का पद भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बहुत अच्छी बात। भारत में एक नया पद बना दिया, उस पद का नाम क्या था, वायसराय के पद का सृजन, वायसराय के पद का क्या कर दिया, सृजन कर दिया। इसी के साथ भारत के अंदर जो है एक भारत सचिव का पद बना दिया। कौन सा पद, भारत सचिव का पद बना दिया। ये लीजिए। और पहले कौन बने थे, लॉर्ड स्टेनले बनते हैं, लॉर्ड स्टेनले बनते हैं। वायसराय पहले कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, ये भी कौन हो गए थे, लॉर्ड कैनिंग हो गए थे। ताज का राज शुरू कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, यहाँ पर समाप्त होगी। तो एक बॉक्स के अंदर मैं इन्हें क्या कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ। क्लियर हो गए। 4 एक्ट थे अपने सामने, चारों के चारों एक्ट के बारे में 4 से लेके 5 जो जानकारियां थी, उन 4 से लेके 5 जानकारियों को मैंने आपके साथ क्या किया है बच्चों, कवर किया है। क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। तो 1858 का अधिनियम, इसे इलाहाबाद का अधिनियम भी कहा जाता है भाई। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इलाहाबाद का अधिनियम भी कहा जाता है। क्लियर हो गए। अब आप यहां से उतारिए, मैं आपके सामने वो क्वेश्चन जो आपको कल क्या है उस क्वेश्चन का जवाब देना है भाई। देखिए भाई, आपको जवाब कल के क्वेश्चन में कौन सा देना है बच्चों, भारत में समाज सुधार का जनक, भारत में समाज सुधार का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। क्वेश्चन सुनिए, भारत में समाज सुधार का जनक, भारत में समाज सुधार का जनक, फिर से सुनिए, भारत में समाज सुधार का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आपको जवाब देना है बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है मेरा, फिर से सुनिए, भारत के अंदर समाज, भारत में समाज का सुधार किस जनक को कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। समाज सुधारक का जनक है, किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया? बिल्कुल आया भाई। भारत के अंदर बच्चों समाज सुधारक का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। क्लियर हो गया। बिल्कुल आपको क्या करना है, जवाब देना है और उसके साथ आप क्या कर लोगे, सारे के सारे ये नोट कर लोगे भी। बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर भी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में समाज सुधार का जनक किसे कहा जाता है। अगर समझ नहीं आया फिर तो इधर लिखिए भी, भारत में समाज सुधार का जनक, भारत में समाज सुधार का जनक, भारत में समाज सुधार का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है भाई। किस गवर्नर, किसी भारतीय का नाम नहीं लिखना आपको, किसी गवर्नर जनरल का नाम लिखना है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत शानदार तरीके से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाय के गुट मारते रहिए, हम आपके सामने पानी पी पी के काम चलाते हैं भाई।
चलो देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए भाई। चलो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए। देखिए बच्चों सबसे पहली बात ये होगी, आजकल जो ट्रेंडिंग के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, ट्रेंडिंग मतलब पीछे 1-2 सालों के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, उनके अंदर या तो सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाग नंबर 3 से संबंधित, या फिर पूछे जाते हैं मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, या क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई ऐसा पेपर नहीं था, इसका मतलब ये हो गया पीछे जीडी का जिसके अंदर मूल कर्तव्य से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, वहां पर भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़ेंगे, भाग नंबर 1A या फिर भाग नंबर 4 का, भाग नंबर 3B या फिर भाग नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, भाग नंबर 4 के अंदर जोड़ेंगे। क्लियर बात होगी, बिल्कुल क्लियर बात। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप और हम लिखते हैं। सबसे पहले भारत के संविधान का भाग नंबर कौन सा, इससे भी पहले कुछ आपके सामने जानकारी देखो, इससे पहले भी कुछ अपने जानकारी और पढ़ते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले पूछा जाता है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो मूल कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए। तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा, रूस आएगा। मूल कर्तव्य रूस से ले लिए अपने, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में क्या था या नहीं था, या मैं आपसे पूछूं कि मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में कितने थे भाई, जवाब दीजिए मूल संविधान में कितने थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, मूल संविधान के अंदर एक भी नहीं था भाई, मूल संविधान में एक भी नहीं था। बिल्कुल इसका मतलब ये हो गया कि मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए, मूल कर्तव्य जो है बाद में जोड़े गए हैं। क्लियर बात हो गया, बाद में जोड़े गए हैं। तो कब जोड़ेंगे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये लीजिए, और ये जो 42वां संविधान संशोधन है किसके कार्यकाल के अंदर होता है, ये होता है इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। यहाँ तक बातें ठीक है, बिल्कुल। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे वे, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य समिति कौन सी थी, सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति। बहुत अच्छी बात, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। क्लियर हो गया, बिल्कुल। प्रभावी किस समिति की सिफारिश पर जोड़े किए गए थे भी, CR ईरानी समिति की सिफारिश पर। प्रभावी किस समिति की सिफारिश पर, CR ईरानी जो समिति थी उसके ऊपर ये क्या किए गए थे, प्रभावी किए गए थे। बहुत अच्छी बात। ये जो सरदार सवर्ण सिंह समिति थे इन्होंने बच्चों सिफारिश की थी कि कितने मूल कर्तव्य होने चाहिए। इन्होंने सिफारिश की थी कि भारत के संविधान में 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन जब जोड़े गए, कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब इन्हें भारत के संविधान में जोड़ा गया तब इनकी संख्या कितनी रखी गई थी, 10 रखी गई थी। इसका मतलब आप और हम कह सकते हैं कि जब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तब मूल कर्तव्यों की संख्या हो जाती है कितनी, 10 हो जाती है। बहुत अच्छी बात, 10 हो जाती है। अब पूछा जाता है कि फिर वर्तमान के अंदर कितने मूल कर्तव्य, वर्तमान के अंदर 11 मूल कर्तव्य होते हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, 11वां मूल कर्तव्य कौन सा हो जाता है, तो 11वां मूल कर्तव्य देखिए कौन सा हो जाता है, 11वां मूल कर्तव्य हो गया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, कितने वर्षों तक, 14 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। भाई छोटे बालकों को या 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया था। क्लियर हो गया, बिल्कुल। ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपके सामने बच्चों, लेकिन क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पे यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार।
पूछ लिया जाता है तो अपना जवाब क्या होना चाहिए, बिल्कुल अपना जवाब सही होना चाहिए। मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से ले लिया, मूल कर्तव्य मूल संविधान के अंदर कितने से अपने से पूछे जाए, तब अपना आंसर क्या आएगा, मूल संविधान के अंदर एक भी नहीं था। तो क्या बाद में जोड़े गए थे, जब मूल संविधान में नहीं था तो सीधी बात है बाद में जोड़े गए थे। बाद में कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब हुआ था, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन छोटा संविधान कहा जाता है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो ये सरदार सवर्ण सिंह समिति थी बच्चों, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर ये, और इस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। प्रभावी किस समिति की सिफारिश पर किए गए थे, तो CR ईरानी जो समिति है उसकी सिफारिश पर प्रभावी किए गए थे। मूल कर्तव्य कितने थे, इन्होंने कहा था कि कितने मूल कर्तव्य होने चाहिए, 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन जब जोड़े गए तब मूल कर्तव्य कितने हो जाते हैं, मूल कर्तव्य 10 हो जाते हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल। इसके अलावा पूछा जाए वर्तमान में कितने, वर्तमान के अंदर 11 है, तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा हो गया, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या हो गया, निःशुल्क व्यवस्था की गई है। किसके लिए बच्चों, शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर हो गया, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए कई बार ये भी पूछा जा सकता है भाग नंबर किस में है, ये भाग नंबर है ये 4 कै के अंदर व्यवस्था की गई है। भाग नंबर 4 तो DPSP हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग नंबर 4 क्या हो, कौन सा हो गया, ये हो गया मूल कर्तव्य। बहुत अच्छी बात। तो फिर कौन से आर्टिकल में व्यवस्था की गई है, आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 51 कै हो गया। अभी कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 51 कै हो गया। अब देखिए आर्टिकल नंबर ए से लेके कहाँ तक चलते हैं, ए से लेके ये के तक चलते हैं टोटल। इसका मतलब एक पे ये हो गया और टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। तो लास्ट वाला कौन सा हो गया, के हो गया। तो अब पूछा जाता है 86वां संविधान संशोधन या 11 वर्ष तक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक से बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पूछा जाता है, ये कौन सा आर्टिकल है, तब आप कहोगे आर्टिकल नंबर 51 ए के होगा। भाई कौन सा होगा, 1 मिनट देखिए, आर्टिकल नंबर 51 कै के अंदर तो बिल्कुल सबकी व्यवस्था है। आगे कौन सा हो गया, के हो गया। के क्यों हो गया, क्योंकि ये कौन सा हो गया, 11वां हो गया। कौन सा हो गया, 11वां हो गया। बिल्कुल बच्चों बहुत शानदार क्लास थी, जानदार क्लास थी। जितनी जानकारियां हो सकती थी उतनी जानकारियां मैंने आपके साथ क्या की है, साझा की है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा बच्चों क्लासों का क्या करते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्लासों में जितनी भी क्लासें रहेगी, मैंने आपके सामने 45 क्लासें जो है इसका प्रॉमिस किया था, वादा किया था। और ये कौन सी क्लास है, क्लास नंबर ये कौन सी होगी बच्चों, क्लास नंबर 13 होगी। तो बाकी जितनी भी क्लासें बची है इन क्लासों के अंदर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। आप कहोगे सर थोड़ा सा पैटर्न चेंज क्यों करते हो, थोड़ा सा पैटर्न चेंज ये करते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपके पास कम से कम 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके पास कम से कम कितने क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए। हालांकि इस क्लास के अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन कितने मिलते हैं आपके पास, 8 से लेकर 10 क्वेश्चन मिलते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन रहेंगे, इन 20 क्वेश्चन का भी उसी प्रकार से विश्लेषण करेंगे। 4 ऑप्शन है तो इसका मतलब अपन चारों को क्या करेंगे, हल करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन की संख्या क्या की जाए, थोड़ी सी संख्या बढ़ाई जाए। अगर अपन थोड़ी सी संख्या इनकी बढ़ाते हैं तो बिल्कुल अपन क्या करते हैं कि 20 क्वेश्चन हल करते हैं, 20 के साथ 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके सामने क्या हो गए, कवर हो गए। और बहुत फटाफट जानकारियाँ मैं आपके साथ बिल्कुल जो है पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ देता रहूँगा। सीधी बात, नो बकवास पे चलेंगे भी अपन। बिल्कुल बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्लास लगानी है। क्लास लगाने के बाद अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, बिल्कुल क्लास आपको अच्छी लगेगी, तो आपको लाइक करना है। लाइक करने के बाद आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद आपको जवाब भी देना है। जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना है टाइप करके कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मिलते हैं फिर से कल नई क्लास के साथ, एक नई बेहतरीन सीरीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों हंसते मुस्कुराते रहिए, तैयारी आप करते रहिए। धन्यवाद।